नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदालत सिस्टम। देखते हैं क्या है ये अदालत सिस्टम। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। अब ये बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद ये बंगाल का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। अब आप बोल सकते हो ऐसा कि जो अब मुस्लिम रूलर्स या प्रिंसेस जो भी थे वहाँ पर, वो एक ज़्यादा उन्हीं के इशारों पे काम कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ हुई 1765 में। वो क्या हुआ कि मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम, उन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स बेसिकली हैं क्या? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स। कि पहले मतलब मुग़ल एम्परर करते थे, अब जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने इनको राइट दे दी कि अब आप दीवानी राइट्स अब आपके पास हैं, अब आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो। अब ये लैंड रेवेन्यू के राइट्स मिलने के बाद इनकी क्या इनकम होना चालू हुई है ब्रिटिशर्स की यार। तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होने लगा था वो इधर से ही हुआ था, दीवानी से। अब जैसे कि पहले तो इनके पास 3 ही जगह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन धीरे धीरे ये आसपास की टेरिटरीज़ को एक्वायर करने लगी। तो सबसे पहली जो इन्होंने एक्वायर करी थी, टेरिस्टेरियल एक्विजिशन जो इन्होंने किया था, वो किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और यहीं पर ये लोग फर्स्ट अदालत सिस्टम लेके आए थे 1772 में। अब बात करते हैं 1772 के जुडिशल प्लान की, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए थे। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टेरिटरी को इन्होंने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया। मतलब बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट बना दी उन्होंने। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने हर एक इंग्लिश सर्वेंट उन्होंने अपॉइंट कर दिया, जिसको कलेक्टर नाम दे दिया कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, आप इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद मुफस्सिल दीवानी अदालत भी इस्टेब्लिश हो गई। मुफस्सिल दीवानी अदालत एक तरीके से सिविल कोर्ट है जो सिविल केसेस देखती है। इसमें कलेक्टर ही जज होता है। जो इंग्लिश मैन अपॉइंट किया ना अभी, उसी को इस कोर्ट में, मुफस्सिल दीवानी अदालत में जज के रूप में इन्होंने बना दिया। और ये सिर्फ सिविल केसेस देखती है, लेकिन 500 रुपये तक के केसेस देखती है बस। ठीक है, एक और अदालत बनी स्मॉल कॉज अदालत, जो कि सिर्फ 10 रुपये तक के छोटे जो केसेस होते हैं सिर्फ वही देखती है। एक और अदालत इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था मुफस्सिल फौजदारी अदालत। मुफस्सिल फौजदारी अदालत, अब वो वाली अदालत तो सिविल थी, अब ये होगी क्रिमिनल कोर्ट, जो कि सिर्फ क्रिमिनल केसेस देखती थी और कॉर्पोरियल पनिशमेंट भी दे सकती थी। ठीक है, लेकिन ये जो अदालत थी ना, इसके पास वो वाले केसेस ये एंटरटेन नहीं कर सकती जिस केस में या तो डेथ सेंटेंस मिलनी है या फिर एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना है। ये वाले केसेस नहीं देख सकती, बाकी के सारे केसेस ये अदालत, मुफस्सिल फौजदारी अदालत देख सकती है। और वो वाले जो केसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस मिलना है या एक्यूज की प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना है, वो जाते हैं डायरेक्ट सदर निजामत अदालत के पास। अब 2 हायर कोर्ट मान के चलो, आप 2 कोर्ट हैं जिन पर आप अपील कर सकते हो। एक तो सदर दीवानी अदालत, एक सदर निजामत अदालत। मतलब कि जो सिविल कोर्ट थी जो आपने अभी देखी, मुफस्सिल दीवानी अदालत, उसकी हायर कोर्ट है सदर दीवानी अदालत। हायर कोर्ट कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। अब सदर दीवानी अदालत में जाती हैं अपील्स, जो भी ये मुफस्सिल दीवानी अदालत की जो अपीलें हैं, ये सब जाएंगी सदर दीवानी अदालत के पास। और सदर निजामत अदालत जो है वो चीफ, वही उसकी मुफस्सिल निजामत अदालत की वो है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो, वो मुफस्सिल वाली छोटी कोर्ट, सदर वाली बड़ी कोर्ट, नीचे से मामला ऊपर जाता है। वही जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, वो अपना जो हिसाब है वही ये वाला हिसाब था। अब सदर निजामत अदालत में एक इंडियन जज भी होता है जिसको दरोगा आई अदालत भी बोला जाता है, जिसको चीफ काजी, चीफ मुफ्ती और 3 मौलवी असिस्ट किया करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सदर निजामत अदालत को ये राइट है कि वो
डेथ सेंटेंस दे सकता है, ठीक है। लेकिन डेथ सेंटेंस देने के लिए भी उसको नवाब के सिग्नेचर चाहिए, नवाब की कंसेंट चाहिए। नवाब के सिग्नेचर मिलने के बाद ही ये उनको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। और ये जितने भी लोग हैं सदर निजामत अदालत में इन सबको अपॉइंट करने वाला आदमी कौन होगा? नवाब। अब नया एक प्लान आया, प्लान ऑफ 1774। अब इस प्लान में क्या हुआ, जितने भी कलेक्टर्स थे ना, इनको वापस बुलवा लिया और उस कलेक्टर की जगह पर एक इंडियन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया गया, जिसको दीवान या आमिल बोलते हैं। मतलब जो कलेक्टर थे ना, इंग्लिश मैन थे, उनको वापस बुलवा लिया और इंडियन ऑफिसर्स को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, जिसको दीवान या आमिल बोला जाता है। अब दीवान और या आमिल, जो भी दीवान बोलते हैं अपन, उनके पास पावर थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की और जज बनने की मुफस्सिल दीवानी अदालत में। वही, क्योंकि कलेक्टर काम तो वही है, बस वो इंग्लिश को छोड़ के इंडियन को अपॉइंट कर दिया वहाँ पर। तो वही, उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के भी राइट थे और जज भी बनते थे वो मुफस्सिल दीवानी अदालत में। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ हुई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को इन्होंने 6 डिवीजन्स में बांट दिया, ठीक है। और हर एक डिवीजन में कई सारी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दी इन लोगों ने 1774 के प्लान में। एक प्रोविंशियल काउंसिल भी बनाई गई, जिसमें 4 या 5 इंग्लिश सर्वेंट्स रहते थे, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल जो रहती थी, हर डिवीजन में एक प्रोविंशियल काउंसिल रहती है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसको सुपरवाइज करती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और जो इंडियन दीवान जो फैसला सुनाता था मुफस्सिल दीवानी अदालत में, उसकी अपील प्रोविंशियल काउंसिल के पास जाया करती थी। अब आया जुडिशियल प्लान ऑफ 1780। 1780 का जुडिशियल प्लान आया, जिसने जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया। कैसे? इसमें इन्होंने बोला कि अदालत का काम सिर्फ जस्टिस देना का काम है और कोई वो रेवेन्यू का काम नहीं करेगी अदालत। काउंसिल का काम सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड है और कोई जुडिशियल काम नहीं करेगी काउंसिल। दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कुछ ना कुछ गलती होगी, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकलेगा फला। इनको ऐसा मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे वो कुल मिला के। इसीलिए जो वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने सर एलिजा एम्पे, जो कि उस टाइम पर चीफ जस्टिस थे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट अपन देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा ये सब चीज़। रेगुलेटिंग एक्ट 1780 से पहले ही पास हो गया था। उसमें उस टाइम तक ये सर एलिजा एम्पे चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग गए सर एलिजा एम्पे के पास कि सर प्लीज़ आप सदर दीवानी अदालत में आ जाओ, अपॉइंट हो जाओ आप सदर दीवानी अदालत में, ठीक है। अब क्या हुआ, तो सर एलिजा एम्पे जो थे, उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। सदर दीवानी अदालत में वो आ गए। अब सदर दीवानी अदालत में आने के बाद उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो उन्होंने कई सारे जो कोड्स थे, अलग अलग ये कोड की ये प्रोसीजर इधर ये होती थी, ये प्रोसीजर इधर होती थी, ये प्रोसीजर इधर होती थी। तो उन्होंने सारी प्रोसीजर्स को इधर करके एक बना दिया सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको फर्स्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी बोला जाता है, जो कि इंडिया में बना था। किसने बनाया था? सर एलिजा एम्पे ने बनाया था। फर्स्ट सिविल कोड ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड वॉज मेड बाय सर एलिजा एम्पे इन 1781 अपन बोल सकते हैं। अब देख सकते हो कई सारे एक ही जगह सब रिफॉर्म सब ले आए प्रोसीजर्स, तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। फंक्शन एक जगह, पावर एक जगह, जुरिडिक्शन एक जगह, सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया सर एलिजा एम्पे ने। अब क्रिमिनल जस्टिस में भी तो रिफॉर्म आया, जैसे वो तो सर एलिजा एम्पे तो उसमें ले आया सिविल प्रोसीजर में रिफॉर्म। क्रिमिनल जस्टिस में भी आना था रिफॉर्म, तो क्रिमिनल जस्टिस में भी रिफॉर्म आया। तो एक मशीनरी चली कि कोई भी आदमी जो कि एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया, अब उसको लेके आते थे अदालत में, फौजदारी अदालत में। अब उसके खिलाफ चलता था ट्रायल। अब ये वाली जो चीज़ थी ना, ये कभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो ये नई चीज़ उन्होंने लेके आए, नया सिस्टम ये लोग लेके आए। एक नया डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, ऑफिस ऑफ द रिमेम्बरेंसर, जो कि कलकत्ता में इन्होंने सेट किया। अब इसका क्या काम था कि जितनी भी
क्रिमिनल अदालत थी ना उसको देखना कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये जो डिपार्टमेंट था ये गवर्नर जनरल के अंडर आता था डायरेक्ट, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट था इसको रिमेम्बरेंसर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी क्रिमिनल कोर्ट्स थी ना वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स भेजा करती थी इस डिपार्टमेंट को कि ये रिपोर्ट है हमारी, रिपोर्ट ये है हमारी, रिपोर्ट ये है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स क्रिमिनल जस्टिस में भी आ चुके थे उस टाइम तक। तो दोस्तों ये था हमारा अदालत सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।